राज्य में कैसे चीन भारत से डरकर पीछे हटा है। सदन में रक्षा मंत्री ने क्या कुछ बताया है। आखिर क्या वजह रही जो महापंचायत में शामिल हुए 6000 किसानों पर मुकदमा हुआ। क्यों तपोवन टनल में रेस्क्यू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये सब कुछ आपको बताएंगे दिन भर दिल्ली में। एक बार फिर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे यूपी में खोई हुई सियासी जमीन की तलाश कर रही है। इस बार कांग्रेस परिवार की बेटी ने कमान संभाली है। संगम नगरी पहुंची प्रियंका ने मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाई है। इसके क्या कुछ संकेत हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका की हिंदुत्व पॉलिटिक्स। भगवा अवतार, कांग्रेस की नैया पार। दो 2022 में बजाएगी चुनावी डंका। यूपी में बरसों से खोई हुई सियासत कांग्रेस एक बार फिर तलाश करने में जुटी है। दिल्ली से निकली कांग्रेस परिवार की बेटी प्रियंका गांधी सहारनपुर होते हुए प्रयागराज पहुंची। मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका गांधी ने संगम नगरी में पहले तो सूर्य को अर्घ्य दिया, उसके बाद भगवा रंग के कपड़ों में गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रियंका भारतीय संस्कृति में सराबोर नजर आई। आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रियंका ने कई फोटो भी खिंचवाई जो अब सामने आई है। स्नान के बाद प्रियंका ने नाव पर बैठकर संगम की सैर की और खुद नाव भी चलाई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संगम में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। आप देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद नाव के साथ बोटिंग कर रही हैं और स्वयं नाविक के साथ नाव खेल रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका गांधी खुद ही नाव चला रही है। पूरे इनका जो 5-6 नावें थी उस नाव के साथ वो स्नान के लिए गई थी। वहाँ पर उनके साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी मौजूद थी। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी भी वहाँ पर मौजूद थे और स्वयं जो है वो नाव खेल रही हैं। आप देख रहे हैं कि वो जब वापस आ रही हैं तो वो खुद ही नाव चला रही हैं। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि संगम में स्नान करके बड़ी खुशी मिली। मांगा अपने दिल में रखूंगी। अच्छा, किस तरह का अनुभव था गंगा में संगम स्नान किया आपने? नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हालांकि प्रियंका का नदी से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका ने प्रयागराज से वाराणसी तक 140 किलोमीटर की यात्रा की, जिसका नाम वोट यात्रा दिया गया। ये यात्रा 3 दिन में पूरी हुई थी। इस दौरान प्रियंका ने नदी किनारे बसी बस्तियों में लोगों से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस इससे पहले भी सॉफ्ट हिंदू के सहारे चुनाव लड़ चुकी है। राहुल गांधी भी चुनाव के वक्त कई मंदिरों में जाकर माथा टेक चुके हैं, फिर चाहे वो गुजरात विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर एमपी का। राहुल ने कई मंदिरों में हाजिरी लगाई, लेकिन इस बार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस परिवार की बेटी प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में प्रियंका का सॉफ्ट हिंदुत्व कितना कारगर साबित होता है। क्या प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे यूपी में कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर काबिज कर पाएंगी या फिर नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अलीगढ़ में किसानों की महापंचायत करने पर जयंत चौधरी समेत 5000 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीगढ़ के गोंडा में किसान महापंचायत के आयोजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने महामारी रोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी सहित 5000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एफआईआर में जयंत चौधरी सहित 22 लोगों को नामजद किया है। वहीं 5000 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिले में धारा 144 लागू है और रैली की परमिशन नहीं ली गई थी। ये सभा आयोजित की गई थी एक पार्टी द्वारा और जैसा कि सबको जानकारी है कि जनपद में सेक्शन 144 लगा हुआ है
कि जिसमें किसी भी तरह के आयोजन के लिए परमिशन लेनी होती है प्रशासन से, तो ये परमिशन नहीं ली गई थी प्रशासन से, इसीलिए धारा 144 के उल्लंघन में और महामारी अधिनियम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी ने महापंचायत में शामिल नेताओं और किसानों पर मुकदमा लिखने पर सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि जब वो रैली करते हैं तो उन पर क्यों मुकदमा नहीं होता। महामारी एक्ट केवल विपक्ष के लिए है। किसान महापंचायत हुई थी, उसमें हमारे आदरणीय जयंत चौधरी साहब मुख्य अतिथि थे। हम सब लोगों के खिलाफ जो FIR रही है वो गलत हुई है। वहीं लोकसभा में कल प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए भोजपुरी में कहा था कि कुछ लोगों का काम है कि न खेल अब और न खेल देव। पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कड़ा विरोध किया है और प्रधानमंत्री की बयान पर सवाल भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री तो जहर ही उगल रहे। प्रधानमंत्री जी कहाँ सी बात है, उन्होंने तो सारा फिर जो बना खेल था, बना लग रही थी बातचीत, फिर वो करके क्यों कह दिया उन्होंने आंदोलन जीवी और जमात, इस तरह के शब्द, ऐसी बात नहीं। कहीं होते होंगे, कहीं कामयाब हो जाते होंगे उनके, हम नहीं कहते, पर ये क्षेत्र ऐसा नहीं है। यहाँ जबरदस्ती तो कुछ नहीं करा जा सकता। यहाँ से बातचीत सम्मान तो बात करो, सम्मान दो और सम्मान लो। एक तरफ सरकार किसानों के साथ की बात कर रही है तो दूसरी तरफ उनके पंचायत करने पर मुकदमे दर्ज कर रही है। फिलहाल कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है और आगे कितने लोगों पर मुकदमे होंगे या फिर सरकार किसानों का दर्द समझेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने भारत समाचार से खास बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार से हर कोई दुखी है। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, सुनाते हैं आपको। देश का जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था है उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी और इतनी कानून व्यवस्था खराब कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और आखिरकार वजह क्या है, कारण क्या है? जब जनता ने इतना समर्थन दिया और उसके बावजूद भी जनता को सुरक्षा की भावना नहीं दे पा रही है सरकार, ये सरकार असफल है और जब कभी जनता को मौका मिलेगा इस सरकार को जनता हटाएगी। अखिलेश यादव क्या रणनीति है? पंचायती चुनाव भी है, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, क्या रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? पंचायत चुनाव की बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत करीब का चुनाव होता है, आपस का ही चुनाव गांव का है और जिला पंचायत से लेकर तमाम स्तर के चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी अपने संगठन के लोगों से राय मशवरा करके फैसला लेगी। दिल्ली में आप मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में कह रहे थे कि 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। आपको ध्यान होगा LAC पर लगातार तनाव बरकरार था, वो कह रहे 1 इंच, और तनाव के बारे में वो कह रहे शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं माहौल है। देखिए, उस पर हम तो यही कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो चीन की सीमा को जोड़ने वाली है, हालांकि और भी हैं, लद्दाख या जहाँ इसका सीमा जुड़ती है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्योंकि हमारी फौज कैसे जल्दी पहुँचे। जो सबसे पुरानी मांग समाजवादी पार्टी की, मैंने खुद कई मौक़ों पर मांगा है कि एक सड़क जो तमाम कैंटोनमेंट को जोड़ती है, जिसमें आपका ग्वालियर है मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तर प्रदेश का फतेहगढ़ है, बरेली कैंट है और जाकर के चीन के बॉर्डर तक लिपू लेक तक सड़क जाती है, वो आखिरकार सड़क इतने सालों में नहीं बन पाई। NHAI से मांग की थी, जब सरकार ने दूसरी पार्टियों से सुझाव मांगे थे, उस सुझाव में भी ये समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये लिपू लेक तक रोड 6 लेन बन जानी चाहिए। वो शायद बजट आ गया है, पैसा मिलेगा तो बनेगी, नहीं तो आखिरकार हमारी सीमा कैसे सुरक्षित रहेंगी, हमारी फौज जल्दी कैसे पहुंचेगी, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। किसानों की समस्या को कैसे देख रहे हैं? किसानों की समस्या, अखिलेश जी, किसानों की समस्या कम नहीं हो रही है। किसान इसलिए दुखी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान को दुखी रखना चाहती है और अर्थव्यवस्था तभी घूमेगी, अर्थव्यवस्था का पहिया तभी घूमेगा जब हमारे किसान को लाभ होगा और उसको MSP मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम किसान को ये भरोसा दिलाना चाहिए
कि 2 गुना आय वाली MSP जल्दी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। हालांकि दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करो, किसानों के ऊपर करे, किसानों की समस्या जो है सरकार ने बना रखी है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। लोकसभा में राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम दो हमारे दो की सरकार है। सुनाते हैं आपको। हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। अब आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलोज में रखेगा, जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो? ये आप सोचते हो? आप ये सोचते हो? आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के चमोली में बीते रविवार आई आपदा के 5वें दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी है, लेकिन तपोवन टनल और उसके आसपास के इलाके में रेस्क्यू टीमों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। रिपोर्ट देखिए। 7 फरवरी को चमोली में आए सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो तबाह हो गया। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही जारी था, लेकिन अचानक टनल में पानी भर जाने के कारण रेस्क्यू को रोकना पड़ा। अभी रही ड्रिल की बात, ड्रिल के लिए हमने 2 डिफरेंट मशीन लेके रखे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं है पत्थर में इस जगह में क्या कंडीशन होगा। हमने पहली ड्रिल से चालू किए थे, जिसको कोर ड्रिल कहता है। वो कुछ सुराग करने के बाद हम देखे उस ड्रिल से जाने से होगा नहीं, सो इमीडिएटली हम लोग दूसरा ड्रिल चालू किए थे। रात 3 बजे ये सब हो रहा था, ठीक है। 3 बजे से हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मक और पानी मिश्रण आ रहा है, एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकते उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकेवेटर जाना आना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं है। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। आपदा में 204 लोग लापता हुए थे। रेस्क्यू में 35 लोगों के शव मिले थे। 10 छत विक्षत शव बरामद हुए थे। 30 से 35 लोगों के टनल में फंसे होने की आशंका।
जिनके लिए 4 दिनों से चल रहा था रेस्क्यू। टनल में बड़े पानी ने बढ़ा दी मुश्किलें। देखिए, प्रेजेंट कंडीशन अभी जो है, कमिश्नर साहब जो बोले हैं वही कंडीशन है कि हमने 80 मीटर तक तो क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद हमने इससे ज्यादा क्लीन जितना करने जा रहा है, ऊपर से मार्क निकल के आ रहा है। नाउ दैट बिकम्स ए वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्रू। सुबह सबसे पहले रेस्क्यू टीमों ने तपोवन टनल में ड्रिलिंग करके ये पता लगाने की कोशिश की कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनकी हालत क्या है। लेकिन दोपहर तक अलकनंदा नदी में पानी भरने से टनल के अंदर भी पानी भरने लगा था, जिसको देखते हुए रेस्क्यू टीम के लोगों को टनल से बाहर निकाला गया और अंदर टनल की सफाई कर रही मशीनों को भी बाहर निकाल लिया गया। और अब दोबारा टनल में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तभी चलाया जा सकेगा जब टनल के अंदर भर रहा अलकनंदा नदी के पानी में कमी आएगी। अगर मशीनों को बाहर नहीं निकाला गया तो पानी के बढ़ने से हालात और भी ज्यादा पेचीदा होते जाएंगे और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और टनल में फंसे लोगों के बचने की उम्मीदें भी कम हो जाएंगी। NGRA के द्वारा ये काम किया गया था, आप लोग देखे होंगे। जी। उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है। इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टेन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है, पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है। जहाँ पे भी वो 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा वो कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे। डायरेक्टर ऑफ NGRA से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को। उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें रैणी गांव से श्रीनगर तक आपदा में लापता हुए लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस के साथ SDRF की 8 टीमें लगी हुई हैं। ड्रोन, मोटर बोट के साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलकनंदा के तटों पर बाइनोकुलर से भी सर्च अभियान चलाया गया। जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, 1 तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी। वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के DM से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा SDRF की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं। वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। रेस्क्यू टीमें सर्च अभियान में जी जान से जुटी है, तो वहीं कभी मौसम, कभी नदी तो कभी पहाड़ों का मलबा सर्च अभियान में मुश्किलें पैदा करता रहता है। और वैसा ही कुछ 5वें दिन भी हुआ, लेकिन तपोवन टनल में पानी के बीच फिर से रेस्क्यू जारी कर दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को देश की संसद में ऐलान किया कि भारत चीन पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को खत्म करने पर सहमत हुए हैं। दोनों ही देश की सेनाएं पैंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे करेंगी। रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के इलाके में पिछले करीब 10 महीनों से जारी सीमा का विवाद अब खत्म होने की ओर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को देश की संसद में ऐलान किया कि भारत चीन पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को खत्म करने पर सहमत हुए हैं। दोनों ही देश की सेनाएं पैंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। LAC पर हिंदुस्तान डटा, चीन डर कर पीछे हटा, निकल गई चीन की हेकड़ी, पैंगोंग से पीछे हटाएगा सैनिक, बुलंद इरादे की बड़ी जीत। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई है और चीन फिंगर 8 के पीछे हटने को तैयार हो गया है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर
डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है, पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। सदन में सीमा विवाद पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि बॉर्डर पर भारत के पास है बढ़त। एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में साफ शब्दों में कहा कि सीमा पर चीन की हरकतों से भारत और चीन के रिश्तों पर असर पड़ा है। पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। जमीनखोर चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने उससे ज्यादा आक्रामक रणनीति सीमा पर अपना रखी थी और जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के आसपास ही पहाड़ियों पर भी कब्जा जमा लिया था और यही कारण था कि चीन दबाव में था। दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर भी चीन को विश्व से अलग थलग कर दिया और यही वजह थी कि पूरे 1 साल बाद चीन अपने कदम पीछे लेने को तैयार हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ट्विटर विवाद के बाद देसी कू ऐप पॉपुलर हो रहा है। कई बड़ी हस्तियों ने ऐप को डाउनलोड किया है। ऐप को बेंगलुरु की कंपनी ने पिछले साल डेवलप किया था। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव और पिछले दिनों किसान आंदोलन के कारण ट्विटर पर सस्पेंड किए गए कई अकाउंट के बाद से लोग इसके विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इन दिनों ट्विटर का भारतीय वर्जन कू ऐप लोगों के बीच चर्चा में है। कू ऐप सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। कई राजनेता और सेलिब्रिटीज ने कू ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। यही वजह है कि ये ऐप सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आम आदमी भी धीरे धीरे ट्विटर का दामन छोड़कर कू ऐप की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। केंद्रीय